लखनऊ के बाहरी हिस्से में बसा हुआ एक छोटा सा मोहल्ला था, रफीक नगर। संकरी गलियां, पुराने खपरेल वाले मकान, शाम होते ही चाय की दुकानों पर जुटती भीड़ और लोगों की रोजमर्रा की हल्की फुल्की भनभनाहट उस पूरे इलाके को एक साधारण शांत मोहल्ला दिखाती थी। लेकिन उस मोहल्ले की सबसे बड़ी सच्चाई यह थी कि यहां के लोगों को दूसरों के मामलों में दखल देने की बीमारी थी। कोई किसी की जिंदगी को निजी नहीं छोड़ता था। उसी मोहल्ले में रहते थे राहुल, जो 20 साल का था, और उसकी भाभी स्नेहा, 24 वर्ष की, जिसने अभी अभी पति अमित को एक छोटे कार एक्सीडेंट में खो दिया था। एक्सीडेंट इतना भयानक नहीं था कि किसी की जान चली जाए, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। सीने में चोट लगने से अमित की तबीयत बिगड़ी और 2 दिनों के भीतर उसकी मौत हो गई। अमित की मौत ने स्नेहा की दुनिया ही उलट दी थी। हंसने बोलने वाली जिंदा दिल लड़की अचानक शांत हो गई थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा खालीपन रहता। घर के अंदर उसके कदमों की आवाज भी बदली बदली लगती। राहुल अपने भाई को बेहद मानता था। भाई की मौत ने उसे भी तोड़ दिया था, लेकिन उसने घर को संभालने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था। और इस घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी भाभी की इज्जत और सुरक्षा। इसी बीच राहुल के बीए के फाइनल ईयर के एग्जाम करीब आ रहे थे। पढ़ाई बहुत जरूरी थी, लेकिन हालात इतने उलझे कि वह पढ़ नहीं पा रहा था। घर का खर्च, रिश्तेदारों के ताने, मोहल्ले की बदजुबानी, सब कुछ सिर पर बोझ की तरह था। ऐसे में स्नेहा ने खुद ही कहा, राहुल, तू सुबह काम संभाल लिया कर, मैं शाम को सिलाई का काम कर लूंगी, तू अपनी पढ़ाई में लग जा। राहुल ने सिर हिलाया, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल था, मैं अकेले पढ़ाई कैसे करूंगा? सब्जेक्ट्स भी मुश्किल हैं। तभी मोहल्ले में चर्चा चली कि एक नया ट्यूटर आया है, आदित्य सर, जो कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर भी रह चुके थे। लोग कह रहे थे कि पढ़ाते कमाल हैं और फीस भी कम है। राहुल ने सोचा कि शायद यही उसका रास्ता है। अगले दिन वह ट्यूशन के लिए उस छोटे कमरे में पहुंचा जहां आदित्य सर पढ़ाते थे। साफ सुथरा कमरा, दीवारों पर चार्ट, एक सफेद बोर्ड और 2-3 लकड़ी की कुर्सियां। आदित्य सर ने पहली ही नजर में बहुत संयमी, शांत और समझदार इंसान का प्रभाव छोड़ा। उनकी आंखों में एक अनोखी तीक्ष्णता थी, जैसे वे सामने वाले को एक पल में पढ़ लेते हों। बोलो बेटा, क्या पढ़ना है? राहुल ने पूरा हाल बताया। सर बस मुस्कुराए और बोले, मेरे पास से पढ़ोगे तो पास होकर ही जाओगे, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी। राहुल को पहली बार उम्मीद की किरण दिखी, लेकिन कहानी की शुरुआत असली तौर पर तब हुई जब कुछ दिनों बाद राहुल की भाभी स्नेहा पहली बार सर से मिली। पहली मुलाकात, एक शांत लेकिन खतरनाक दरार का जन्म। उस दिन राहुल को खांसी का तेज दौरा पड़ा तो वह ट्यूशन नहीं जा सका। स्नेहा ने सोचा कि वह खुद जाकर सर को बता आए। शाम ढल चुकी थी। हल्की हल्की हवा में धूल उड़ती हुई गली के कोनों पर चिपक रही थी। साइकिलों की आवाज, कहीं कहीं से आती बच्चों की चीखें। पूरा माहौल बहुत साधारण लगता, लेकिन स्नेहा का दिल अजीब सी घबराहट से भरा था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर आ जाओ, अंदर से आवाज आई, भारी मगर बेहद शांत। स्नेहा धीरे से अंदर गई। आदित्य सर किताबों के ढेर में बैठे थे। उन्होंने नजर उठाई और एक पल के लिए ठहर गए। स्नेहा की आंखों में गहरा दुख था, पर चेहरा बहुत शांत। उनकी साड़ी का पल्लू बिल्कुल सलीके से कंधे पर टिका था। वक्त ने उन्हें और खूबसूरत बना दिया था, उस तरह की खूबसूरती जो दर्द से बनती है। आप राहुल की भाभी? जी, वो आज नहीं आ सके, तबीयत ठीक नहीं थी। सर ने सिर हिलाया। उन्होंने पानी का गिलास बढ़ाया। बैठिए। नहीं, स्नेहा बैठने नहीं आई थी, लेकिन न जाने क्यों उस गिलास को पकड़ते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे उसकी बातें कोई समझ सकता है। पहली बार उसे किसी ने इतने ध्यान से देखा था। इतने महीनों के बाद सर ने नरमी से पूछा, आप बहुत परेशान लग रही हैं, अगर मदद चाहिए हो बता सकती हैं। यह वाक्य सामान्य था, पर इसे सुनते ही स्नेहा की आंखें भर आईं। आदित्य सर ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया ताकि ऐसा ना लगे कि वह कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन उस एक पल ने दोनों के बीच एक ऐसी खामोशी पैदा कर दी
जिससे आगे बहुत कुछ जन्म लेने वाला था। राहुल को कुछ बदलता हुआ महसूस होने लगा। अगले कुछ दिनों में राहुल ने महसूस किया कि उसके ट्यूशन का समय थोड़ा खिसक रहा है। कभी सर कहते, आज थोड़ा लेट आए, पिछले बच्चे लेट थे। कभी कहते, कल मत आना, बाहर का सेमिनार है। और धीरे धीरे, लगभग बिना किसी घोषणा के, सर कभी कभी खुद ही घर आने लगे, यह कहकर, राहुल की पढ़ाई में देखना चाहता हूं कि वह घर पर कितना फोकस कर रहा है। स्नेहा आदर से बैठने की जगह देती, पानी देती, और सर कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते खाना भी मांग लेते। स्नेहा शर्माते हुए परोस देती। सब कुछ सामान्य जैसा दिखता था, लेकिन राहुल को महसूस होने लगा कि सर की नजरें कभी कभी जरूरत से ज्यादा ठहरती हैं। और सिर्फ नजरें ही नहीं, उनके शब्द भी धीरे धीरे अलग अंदाज में उतरने लगे। आपकी भाभी बहुत सलीके से घर संभालती हैं, इतनी कम उम्र में इतना धूक उठा लिया, मुश्किल होता है। कभी कभी तो लगता है कि इन्हें कोई संभालने वाला चाहिए। राहुल को ये बातें खटकती, लेकिन वह उन्हें बस बड़ों की सलाह समझकर अनदेखा कर देता। वह नहीं जानता था कि यह महज सलाह नहीं, एक खतरनाक शुरुआत थी। स्नेहा के अंदर का खालीपन किसी को ढूंढ रहा था। कई बार ऐसा होता कि शाम के वक्त राहुल पड़ोस में किसी दोस्त से किताब लेने गया हो और घर में स्नेहा और सर अकेले रह जाते। सर बहुत सामान्य बातें करते, लेकिन उनके शब्दों में एक अजीब सा भरोसा होता। तुम बहुत अकेली पड़ गई हो स्नेहा, किसी से बात कर लिया करो, दिल हल्का होता है। जिंदगी किसी एक हादसे पर नहीं रुकती। ये बातें किसी दूसरे आदमी के मुंह से गलत लगती, लेकिन आदित्य सर की आवाज में वह सॉफ्टनेस थी जो किसी टूटे इंसान के दिल पर सीधे असर करती है। धीरे धीरे स्नेहा उनसे बातें करने लगी। पहले कुछ मिनट, फिर आधा घंटा, फिर कभी कभी 1 घंटा। राहुल घर आता तो माहौल बिल्कुल सामान्य मिलता। कोई शक होने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि दोनों ही अपने एक्सप्रेशंस पूरी तरह संभाल लेते थे। लेकिन दिल के भीतर एक अंधेरी, खामोश, खतरनाक नजदीकी जन्म ले रही थी। मोहल्ले की कानाफूसी ने आग में घी डाल दिया। रफीक नगर जैसा मोहल्ला तो बस एक किस्सा तलाशता था। किसी ने देखा कि आदित्य सर 2 बार घर में घुसे। किसी ने देखा कि स्नेहा ने उनके लिए चाय बनाई। किसी ने देखा कि राहुल घर नहीं था, और लोग बातें करने लगे। वो टीचर कुछ ज्यादा ही आता है, लड़की जवान है, अकेले में कौन जाने क्या, राहुल को समझना चाहिए। इन बातों का असर धीरे धीरे राहुल के कानों तक भी पहुंचने लगा। शुरुआत में उसने विश्वास नहीं किया, सर इतने गलत नहीं हो सकते, लेकिन बात उसके मन में छुप कर रह गई। उधर सर, उन्हें भी यह सब पता चल चुका था, लेकिन उन्होंने इसे खतरा नहीं समझा, बल्कि एक मौका समझ लिया। अब वह और मिठास घोलकर बोलने लगे, राहुल को भरोसा दिलाते कि दुनिया तो खराब है बेटा, लोग कुछ भी बोलते हैं, और स्नेहा से कहते, तुम्हारी वजह से लोग बातें बना रहे हैं, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं। एक ही वाक्य, लेकिन 2 लोगों के दिल को अलग अलग दिशा में मोड़ रहा था। वो रात जिसने कहानी की दिशा बदल दी। बारिश की तेज बूंदें खिड़की के शीशे पर टकरा रही थीं। अंधेरी, घुटन भरी, ठंडी रात थी। राहुल बाहर कॉलेज के काम से गया हुआ था। आदित्य सर अचानक घर आ गए, भीगे हुए, बारिश से कपड़े चिपके हुए। उन्होंने कहा, राहुल नहीं था, सोचा पूछ लूं कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। स्नेहा ने उन्हें तौलिया दिया। सर ने धीरे से कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो थोड़ी देर बैठ जाऊं, बारिश बहुत तेज है। स्नेहा ने कुछ सोचे बिना कहा, हां बैठ जाइए। उस कमरे में सिर्फ 2 लोग, बरसात की आवाज, हवा में ठंड, और दोनों के बीच महीनों से जमा हुआ अनकहा दर्द। सर ने धीरे से कहा, स्नेहा तुम जितनी मजबूत दिखती हो उतनी हो नहीं, बहुत टूटी हो तुम अंदर से। स्नेहा की आंखें डबडबा गईं। वह खुद को संभाल नहीं पाई, और एक पल के लिए उसका हाथ सर के हाथ पर जा टिक गया। बस 1 सेकंड, लेकिन उस 1 सेकंड ने कहानी की पूरी रफ्तार बदल दी। सर ने हाथ नहीं हटाया, बल्कि धीरे से उसे थाम लिया। स्नेहा ने हाथ नहीं छुड़ाया। खामोशी खतरनाक थी, बहुत खतरनाक। उसी खामोशी में एक धुंधली सी, धड़कती, गुनाह से भरी नजदीकी जन्म ले चुकी थी।
क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वह केवल इन दो लोगों को पता था। लेकिन उस रात ने आने वाले दिनों में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा बो दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली अपराध अभी शुरू भी नहीं हुआ है। न रिश्ते खत्म हुए थे, न डर खत्म हुआ था, और न ही मोहल्ले की नजरें। कुछ ऐसा होने वाला था जिसने इस घर, इस मोहल्ले और इन तीनों की जिंदगी उलट कर रख देनी थी। उस बारिश वाली रात के बाद घर का माहौल बदल गया था। नजरें वहीं थीं, लोग वहीं थे, लेकिन कुछ चीजें भीतर ही भीतर खिसक चुकी थीं। ऐसी चीजें जिन्हें न तो स्नेहा रोक पाई, न ही आदित्य सर टाल पाए। लेकिन हादसे कभी अचानक नहीं होते, धीरे धीरे बनते हैं और फिर एक ही पल में फट पड़ते हैं। उसी घर में राहुल को कुछ अजीब महसूस होने लगा। राहुल की बढ़ती बेचैनी। राहुल पढ़ाई में अच्छा हो रहा था, पर मन कहीं और अटका रहता। उसे लगता सर कुछ ज्यादा ही घर आ रहे हैं। वह अक्सर देखता कि सर आने से पहले मोबाइल पर भाभी किसी से हड़बड़ी में फोन काटती हैं। स्नेहा हमेशा एक अजीब सी घबराहट में रहती। कभी बाल ठीक करती, कभी साड़ी संभालती, कभी खुद ही कहती, राहुल तुम जल्दी पढ़कर निकल जाया करो, घर के काम करने होते हैं। और सबसे बड़ी बात, राहुल जब भी सर के सामने कुछ गलत बोलता तो स्नेहा उसे रोक देती, सर का पक्ष लेने लगी थी। ये बातें छोटी थीं, लेकिन राहुल के अंदर धीरे धीरे शक का जहर घुलता जा रहा था। फिर एक दिन उसे पड़ोसी ने कहा, राहुल तेरे सर तू ना होने पर भी घर आते देखे गए हैं, सब ठीक है ना? उस रात राहुल सो नहीं पाया। उसकी आंखों में भाई की यादें घूमने लगी। भाभी की इज्जत, भाई का भरोसा, सब दिमाग में चोट करने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसे सच जानना ही होगा। वो दिन जिसने आग लगा दी, अगली शाम राहुल कॉलेज से जल्दी लौट आया। दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसे हल्की सी आवाजें सुनाई दी, धीमी धीमी, लेकिन काफी थीं उसके दिल को धड़काने के लिए। जब उसने अंदर कदम रखा तो आदित्य सर सोफे पर बैठे थे और स्नेहा पास वाली कुर्सी पर। दोनों हड़बड़ा गए। कमरे का माहौल बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा एक छात्र ट्यूटर के बीच होना चाहिए। स्नेहा ने अपने पल्लू को जल्दी से ठीक किया। सर ने नजरें घुमा ली। स्नेहा ने अपने पल्लू को जल्दी से ठीक किया। सर ने नजरें घुमा ली। उस पल राहुल के दिल में जो टूटन हुई वह किसी तूफान से कम नहीं थी। उसने बस इतना कहा, सर आप यहां क्या कर रहे हैं? सर ने बनावटी मुस्कान दी। बस स्नेहा को कुछ जरूरी कागज दिखा रहा था, लेकिन कागज कहीं दिखाई नहीं दिए। और राहुल ने पहली बार महसूस किया कि सर के चेहरे की मासूमियत नकली थी। उस दिन बात वहीं रुक गई, लेकिन राहुल की सहन शक्ति भी खत्म हो गई। शक की जगह अब गुस्से ने ले ली। उस रात राहुल देर तक छत पर बैठा रहा। हवा में एक अजीब घुटन थी। उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। बार बार भाई की मौत और भाभी के अकेलेपन का दर्द याद आता, लेकिन साथ ही सर का घर में घूमना, सब कुछ जैसे आग बन चुका था। उसे अब यकीन हो चला था सर कोई अच्छा इंसान नहीं। वह धीरे धीरे भाभी का इस्तेमाल कर रहा था, और भाभी शायद अपने दर्द में कमजोर पड़ गई थी। राहुल ने ठान लिया कि वह पूरे सच का पता लगाएगा। सच्चाई की पहली दरार अगले दिन राहुल ने सर के ट्यूशन रूम में जाकर ध्यान से एक बात देखी। दीवार पर एक फोटो थी जिसमें सर किसी महिला के साथ खड़े थे। राहुल ने पूछा, सर ये कौन है? सर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी पत्नी थी, अब नहीं रही। लेकिन राहुल ने देखा, फोटो का फ्रेम धूल से भरा था, जैसे उसे बहुत सालों से छुआ तक न गया हो। उसके दिमाग में एक शक जगा, क्या सच में थी या ये कहानी सिर्फ सहानुभूति लेने की है? उसने चुपचाप मोबाइल से फोटो खींच ली। उस रात उसने इंटरनेट पर रिवर्स सर्च की, और जो सामने आया उससे उसका खून जम गया। उस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, 3 साल पुरानी, और उसमें लिखा था, लास्ट सीन विद ट्यूटर आदित्य एन, केस अनसॉल्व्ड। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। सर का अतीत उसकी भाभी के भविष्य जैसा ही लगने लगा। अब सब कुछ बेहद खतरनाक हो चुका था। राहुल ने सारी बात भाभी को बतानी चाहिए, लेकिन वह टूटता नहीं चाहता था। उसे डर था कि भाभी शायद मानेंगी ही नहीं, और सर पहले से उनका मन जीत चुका था। कुछ दिनों बाद स्थिति और बिगड़ गई। स्नेहा का स्वभाव ही बदल गया।
वह राहुल से ज्यादा लड़ने लगी। कहती, सर एक अच्छे हैं, मुझे सहारा दे रहे हैं, तुम बेवजह शक कर रहे हो। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि सर ने भाभी को मानसिक रूप से जकड़ लिया है। और फिर आया वो रात जिसने सब खत्म कर दिया। रात लगभग 11 बजे थे। राहुल बाहर से लौट रहा था। गली में सुनसान थी, कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं। घर के अंदर हल्की रोशनी थी, दरवाजा आधा खुला और अंदर आदित्य सर और स्नेहा बेहद करीब खड़े थे। इतना करीब कि राहुल का दिल फट गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। गुस्से ने उसे अंधा कर दिया। वह अंदर घुसा और चिल्लाया, बस आज सब साफ होगा। सर ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, राहुल तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन राहुल अब सुनने की हालत में नहीं था। उसने सर को पकड़कर जोर से धक्का दिया। सर का सिर दीवार से टकराया और वहीं गिर गए। कमरे में एक पल को घोर खामोशी छा गई। केवल खिड़की से आती ठंडी हवा का शोर। स्नेहा दहशत में कांप रही थी। राहुल ये क्या कर दिया? राहुल खुद सुन खड़ा था। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या किया। सर के सिर से खून बहने लगा। हल्की हल्की सांसों की आवाज और फिर अचानक चुप्पी। कितना समय गुजरा पता नहीं, लेकिन जब राहुल को होश आया तो घर में डर का साया गहरा चुका था। अन्याय, कमजोरी या गुनाह, क्या सच था? राहुल ने भाभी की ओर देखा। स्नेहा डरते डरते पीछे हटती गई। उनकी आंखों में दहशत और दर्द था। मैंने कुछ गलत नहीं चाहा था राहुल, वह रोते हुए टूटी। मैं बस अकेलापन भूलना चाहती थी। सर ने गलत फायदा उठाया। राहुल की आंखें भर आईं। लेकिन सच ये था, कमरा खून से भर चुका था। सर की लाश जमीन पर पड़ी थी। और अब यह मामला सिर्फ शक या नजदीकियों का नहीं, एक हत्या का बन चुका था। जिसकी रक्षा करना चाहता था, उसी के लिए सब कुछ बर्बाद हो गया। रात के 2 बज चुके थे। राहुल ने खिड़की से बाहर झांका। गली में खामोशी थी, लेकिन उसे पता था कि सुबह होने से पहले बहुत देर नहीं है। अगर पुलिस को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। घर, इज्जत, भाभी, सब। स्नेहा रोते हुए राहुल के हाथ पकड़कर बोली, राहुल मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगी। गलती मेरी थी। मैं समझ नहीं पाई कि सर कैसे इंसान थे। तूने बस गुस्से में किया। तू अपराधी नहीं है। राहुल बुरी तरह टूट चुका था। उसने धीरे से कहा, भाभी अब हम क्या करेंगे? और कुछ ही पल की खामोशी के बाद स्नेहा के होंठों से निकला एक ऐसा वाक्य जिसने दोनों की जिंदगी का रास्ता तय कर दिया। हमें यह लाश गायब करनी होगी, अभी, इसी वक्त। यह वाक्य न डर में कहा गया था, न गुस्से में, बल्कि एक ठंडे टूटे हुए दिमाग से निकली हुई आखिरी कोशिश थी अपनी दुनिया बचाने की। राहुल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। लाश छुपाने की रात दोनों ने मिलकर शरीर को उठाया, चारों ओर खून साफ किया, कपड़े बदले और सर को एक पुराने बोरों में लपेटा। बाहर काली रात थी, गली सुनसान थी, लेकिन दिलों के अंदर जो तूफान था वह किसी आंधी से कम नहीं था। उन्होंने लाश को अपने पुराने स्कूटर पर रखा और उसे मोहल्ले के पीछे बहने वाले सूखे नाले की तरफ ले गए, जहां कचरा जलाया जाता था और रात में कोई आता नहीं था। राहुल के हाथ कांप रहे थे। स्नेहा की आंखें सूख चुकी थीं। उन्होंने लाश को नीचे रखा और जैसे ही राहुल ने आखिरी बार सर के चेहरे पर नजर डाली, उसे अचानक महसूस हुआ, यह अपराध उसने नहीं, परिस्थितियों ने उससे करवाया है। उन्होंने लाश को नाले में धकेला, उस पर भारी पत्थर डाले और बिना पीछे देखे चले आए। और फिर खामोशी। अगले कुछ दिनों तक उनके चेहरे, उनका व्यवहार, उनकी दिनचर्या सब सामान्य थी। लेकिन सच यह था, उनका दिल सामान्य नहीं था। उनकी रातें सामान्य नहीं थीं, उनकी सांसें भी सामान्य नहीं थीं। दोनों एक राज साझा कर चुके थे, एक गुनाह, एक बोझ जो उनके कंधों पर हमेशा रहने वाला था। और मोहल्ले को कुछ पता नहीं चला, कम से कम अभी तक। लेकिन अपराध कभी हमेशा छुपा नहीं रहता। सच एक दिन बाहर आता ही है, और उस दिन किस्मत किसी पर भी दया नहीं करती। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। बाहर गली में कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं। पूजा खिड़की पर बैठी थी और सामने खाली गली को देख रही थी। अमित अभी भी अपनी कॉपी लेकर पढ़ रहा था, पर उसका मन पढ़ाई में कहां था। उसकी आंखें
बार बार वही बातें याद करवा रही थीं जो आज स्कूल में बंद कमरे में सर ने उसे कही थी। वो खामोशी जो अमित के कमरे में फैली हुई थी, पूजा साफ साफ महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका पति यूं अचानक इतना चुप क्यों है। इतना चुप क्यों है अमित? पूजा ने धीरे से पूछा। अमित ने एक हल्की मजबूर सी मुस्कान दी। कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूं। पर बात इतनी सी तो थी ही नहीं। अमित के दिमाग में वही शब्द बार बार घूम रहे थे। तुम्हारी भाभी बहुत समझदार है। अगर चाहो तो हम तीनों बैठकर बातें कर सकते हैं। जिंदगी में कुछ रिश्ते समझ से भी ऊपर होते हैं अमित। सर की वो आंखें, वो धीमी आवाज और वो नजरें अमित के दिमाग में खंजर बनकर उतरती जा रही थीं। उधर पूजा को पता नहीं था कि उसकी मुस्कुराहट पर, उसके पहनावे पर, उसकी बातों पर आज किसकी गंदी नजर पड़ी है। वह रसोई में गई पति के लिए खाना गर्म करने, पर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अमित चौंका। पूजा ने दरवाजे से आवाज लगाई। लगता है सामने वाले शर्मा जी होंगे, दूध लेने आए होंगे। लेकिन जैसे ही अमित ने दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर सर हिमांशु खड़े थे। रात के सन्नाटे में टीचर का इस तरह घर आना कोई साधारण बात नहीं थी। पूजा भी बाहर आ गई और सर को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे सर, अंदर आइए। अमित ने बताया नहीं कि आप आएंगे। अमित का दिल जैसे सीने में गूंजता हुआ धड़क रहा था। उसने पूजा और सर दोनों को देखने में अपना चेहरा फेर लिया। सर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सोचा अमित से एक जरूरी बात कर लूं, और वैसे भी भाभी जी का चाय बनाने का तरीका तो मशहूर है स्कूल में। पूजा हल्की हंसी में उड़ाकर बोली, अरे ऐसी भी क्या बात हो गई, आप आइए। और सर घर के अंदर आ गए। अमित वहीं खड़ा रहा, चुप, घबराया हुआ और अंदर ही अंदर टूटता हुआ। सर का घर में कदम रखना मानो किसी तूफान का पहले कदम रखना था। अंदर बैठकर जो हुआ वो अमित ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पूजा चाय बनाने गई और सर ने धीरे से कुर्सी पर बैठते हुए बोला, अमित, मैं चाहता हूं कि तू आगे बढ़े, और इसके लिए कभी कभी परिवार का सपोर्ट जरूरी होता है। भाभी जी बहुत ही समझदार हैं, तुम्हारा ख्याल भी रखती हैं। और सर की आवाज न जाने क्यों धीमी हो गई, जैसे हर शब्द में छुपा इरादा अमित को महसूस हो रहा था। अमित ने आंखें ऊपर उठाई। सर की नजर सीधी पूजा की तरफ थी, जो रसोई में थी, पर कांच से उनका चेहरा दिख रहा था। वो नजर, वो इरादा, वो गंदी सोच अमित को भीतर तक जला रही थी। सर ने हल्के से कहा, अमित, बड़े बनने के लिए कभी कभी कुछ समझौते करने पड़ते हैं, और तेरी भाभी तो बहुत अच्छे से साथ दे सकती हैं। अमित के हाथ कांप गए। उसने गुस्से में कुर्सी की पकड़ कस ली। उधर रसोई में पूजा चाय लिए बाहर आती है। सर मुस्कुराकर कहता है, भाभी जी, आपकी वजह से अमित की जिंदगी बदल सकती है। पूजा ने मासूमियत से हंसकर कहा, अरे सर, आप भी, मैं तो बस घर की जिम्मेदारी निभाती हूं, अमित ही मेहनत कर सकता है। पर पूजा को क्या पता कि सर के दिमाग में मेहनत का मतलब कुछ और ही था। सर चाय पीते हुए धीरे से बोला, अमित, मैं कल फिर आऊंगा, कुछ फॉर्म है, भाभी जी भी रहेंगी तो अच्छा होगा। यह कहते हुए सर ने जानबूझकर अपना हाथ पूजा की तरफ बढ़ाया, जैसे कप रखने में गलती से छू जाए। अमित से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने सर की नजर को पकड़ा। यह नजर पढ़ाई की नहीं थी, यह एक अपराध की शुरुआत थी। सर उठकर चला गया। दरवाजा बंद हुआ और अमित की आवाज पहली बार टूटी, पूजा की तरफ देखते हुए, गुस्से में, कांपती आवाज में। क्यों आने दिया उसे अंदर, क्यों? पूजा चौंक गई। अमित, वो तुम्हारे टीचर हैं, क्या हो गया है तुम्हें? अमित बस इतना ही कह सका, तुम समझ नहीं रही हो पूजा, वो आदमी ठीक नहीं है। उस रात अमित करवटें बदलता रहा और बाहर कोई अंधेरा एक साजिश में बदल चुका था। अगले दिन सर फिर आने वाले थे, लेकिन इस बार जो होने वाला था वह सिर्फ एक गलत नजर की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अपराध जो इस घर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा।